हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशिका पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि एक कार एक्सीडेंट में उसके पति, सास, ससुर और ननद की मौत हो गई थी। अपने मायके में बैठी आशिका का रो रो कर बुरा हाल था। तभी उसकी माँ आशा उसे संभालते हुए बोलती है, बेटा आशिका, ऐसे कब तक आंसू बहाती रहेगी? नियति के खेल को कोई नहीं बदल सकता। तुझे खुद को संभालना होगा। माँ, कैसे संभालूं खुद को? एक पल में ही मेरी सारी खुशियाँ उजड़ गई। परसों ही वो सब मुझे लेने के लिए निकले थे और रास्ते में ये सब सारी गलती मेरी ही है। मैं यहाँ नहीं आई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। आशिका की ये बात सुनकर उसका भाई केशव उससे बोलता है, दीदी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तुम रोना बंद करो। 2 दिन से रो रो कर अपना क्या हाल बना लिया है आपने। केशव और आशा तो आशिका को संभाल रहे थे, लेकिन ये सब देखती हुई केशव की पत्नी निशा मन ही मन बोलती है, 1 महीने से यहीं पड़ी थी। यूं नहीं हुआ कि खुद ही अपने ससुराल चली जाए। अब हो गया कांड। इस हादसे के बाद तो पूरी जिंदगी इसी घर में पड़ी रहेगी बोझ बनके। सभी आशिका को संभाल ही रहे होते हैं कि तभी वो अचानक ही बेहोश हो जाती है। केशव अपनी बहन की ये हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है, तो जांच के बाद पता चलता है कि आशिका माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर तो निशा के तन बदन में आग लग जाती है और वो बोलती है, ये क्या दीदी, अब आप माँ बनने वाली हैं? ये चीजें अभी नहीं होनी थी। एक तो इनका पति मर गया और अब इनके आने वाले बच्चे को कौन संभालेगा? ये क्या कह रही हो? बच्चा आने वाला है, ये तो अच्छी बात है। कम से कम दीदी के पास उनके जीने की वजह तो होगी और ध्यान तो हम रखेंगे ही दोनों का पूरी जिंदगी। सही कहा बेटा, चल अब इसको आराम करने दे। जब उठेगी तो ये खुशखबरी सुनकर इसका भी थोड़ा मन बदल जाएगा। जहाँ घर के बाकी लोग आशिका के गर्भवती होने से खुश थे, तो वहीं निशा उससे और चिढ़ने लगी थी। होश में आने के बाद आशिका भी अपने माँ बनने की खबर को लेकर खुश थी। समय गुजरता है। आशा आशिका को घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। ऐसे ही एक दिन आशा केशव से अकेले में बातें करते हुए बोलती है, बेटा केशव, मैंने सोचा है कि सारी जायदाद के 2 हिस्से कर दूं। एक तेरा और दूसरा आशिका का, क्योंकि उसका तो अब सब कुछ लुट गया। हाँ माँ, आपने सही सोचा। और वैसे भी आपकी 2 संतानें हैं, तो सब कुछ एक का क्यों होगा? बाकी मैं दीदी का जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। इसकी चिंता आप मत करना। केशव की ये बात सुनकर आशा उसे गले लगा लेती है। वहीं दरवाजे पर कान लगाई खड़ी निशा ये सुनकर बोलती है, वाह मेरे महान पति। माँ यहाँ बेटी के चलते बहू को नौकरानी बनाने पर तुली हुई है और पति बहन के चलते बीवी को भिखारन बनाने पर तुला हुआ है। इस गर्भवती ननन के चलते मैं अपने घर और जायदाद के 2 हिस्से तो नहीं होने दूंगी। कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। एक शाम आशा के घर ना होने पर निशा अपनी गर्भवती ननद को लेकर मार्केट जाती है और आते हुए रास्ते में 2 गुंडे राघव और छोटू उनको देखकर कमेंट बाजी करते हुए बोलते हैं, ओए छोटे, अपन को भी शादी करने का मांगता है, फिर अपन भी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेकर बाजार में घूमेगा। भाई मैं तो कहता हूँ इसको ही बीवी बना लो, बच्चा फ्री मिलेगा। क्यों मैडम, मंजूर है क्या सौदा? उन दोनों की बातें सुनकर निशा उनको जवाब देने के लिए मुड़ती है, लेकिन आशिका उसको रोकते हुए अपने साथ घर ले आती है। लेकिन घर आकर निशा के दिमाग में उसी गुंडे की बातें घूमने लगती है और वो खुद से बोलती है, मिल गया इस गर्भवती ननन से छुटकारा पाने का रास्ता। इसका सौदा ही मेरी जिंदगी को हसीन बनाएगा। समय गुजरता है। 8 महीने की गर्भवती आशिका को अब और देखरेख की जरूरत थी। इसी बीच एक दिन निशा अपनी सास आशा के पास आकर बोलती है, माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैंने आशिका दीदी के लिए कुछ सोचा है, उनकी भाभी होने के नाते। हाँ हाँ, बोल बहू। माँ जी, मुझे लगता है कि आशिका दीदी की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। देखिए, अभी उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है और आने वाले बच्चे को भी तो उसके बाप का नाम चाहिए ना। बात तो तू सही कह रही है बहू, लेकिन तू जानती है उसके साथ जो हादसा हुआ है उसको ज्यादा समय नहीं हुआ और इस हालत में उसको अपनाने वाला अच्छा घर कहाँ मिलेगा। माँ जी, उसकी चिंता आप मत कीजिए। मेरा ना एक दूर का चचेरा भाई है। मैंने दीदी के बारे में जब उसे बताया
पाया तो उसने सामने से खुद रिश्ता भेजा है, क्योंकि उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। अरे दीदी के गर्भवती होने से भी उसे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो यही चाहते हैं कि शादी बच्चे की डिलीवरी से पहले हो जाए ताकि नन्हे मेहमान का जन्म उनके घर में हो। अच्छा ऐसा है तो शाम को मैं केशव से बात करती हूँ। आशा केशव से बात करके उसे मना लेती है और सभी मिलकर आशिका को कन्विंस करते हैं। जिसके बाद अगले हफ्ते निशा का चचेरा भाई राघव उनके घर आता है। सभी उससे मिलते हैं। वो स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन आशिका को उसको देखकर एक अलग ही एहसास होता है, जिस पर वो बोलती है। ऐसा लगता है कि इसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ ये नहीं पता। तभी निशा आशिका को बोलती है, अरे दीदी ऐसे क्या घूर रही हो, आपका होने वाला पति है, शादी के बाद जितना मर्जी घूरना। राघव से मिलकर सभी लोग जल्दी ही शादी की तैयारियां करते हैं, क्योंकि आशिका प्रेग्नेंट थी और घर में एक बड़ा हादसा हुआ था। तो इस चक्कर में शादी मंदिर में साधारण ढंग से रखी जाती है। और एक हफ्ते बाद मंडप में बैठे राघव और आशिका एक दूसरे को वरमाला पहना ही रहे होते हैं कि इतने में ही वहाँ केशव आकर निशा को एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोलता है, बेहया औरत, नीचता की सारी हद पार कर दी तूने। मेरी बहन का सौदा किया तूने, बेशरम कहीं की। केशव के मुंह से ये सुनकर आशा घबराते हुए बोलती है, बेटा केशव, ये तू क्या कह रहा है? हाँ भैया, क्या कह रहे हो आप ये? और भाभी को क्यों मारा? सबके सवालों के जवाब ये खुद देगी। इससे पहले मैं इस घटिया इंसान को भी सबक सिखाऊं। इतना बोलकर केशव राघव को 4-5 मुक्के मारकर निशा के पास ही बैठाता हुआ बोलता है, मुंह खोलती है अपना, या तेरे मुंह में भी जलती हुई लकड़ी डालूं? नहीं नहीं, मैं सब कुछ बताती हूँ। कुछ दिन पहले मैं और दीदी मार्केट गए थे, तब रास्ते में हमें दो गुंडों ने छेड़ा और दीदी से शादी करने की बात की। उस दिन तो मैं घर पर आ गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद निशा उसी जगह जाती है जहां उसको उन गुंडों ने छेड़ा था और उसको राघव और छोटू वहीं खड़े मिलते हैं। उनके पास जाकर निशा बोलती है, तुमने कुछ दिन पहले एक प्रेग्नेंट लेडी को छेड़ा था, ये कहते हुए कि उससे शादी कर लोगे। अगर वो तैयार हो गई तो क्या सच में कर लोगे? बोलो, सच था वो? मैडम ये चीज तो मैं हर लड़की से बोलता हूँ, मगर किसी ने तो पलट के हाँ नहीं बोला। तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि वो लड़की तुम्हें मिल सकती है, लेकिन एक सौदे के तहत। तुम्हें मुझे उसके बदले में पैसे देने होंगे और साथ ही तुम्हें उसके साथ शादी का झूठा नाटक करना होगा। उसके बाद तुम उसके साथ जो मर्जी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। भाई मस्त ऑफर है, अपना लो, फुल मौज करना भाभी के साथ। ठीक है, मंजूर है। आप उनको क्या करना होगा? मैं उसी गुंडे को अपना भाई बनाकर घर लेकर आई थी और दीदी की शादी करने का ड्रामा किया, लेकिन असल में वो शादी नहीं थी। मैंने अपनी गर्भवती ननद का सौदा किया था। मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि तूने ये जायदाद के लालच में किया और मेरी बहन को बेचकर तू उससे छुटकारा पाना चाहती थी। वो तो समय रहते इस घटिया इंसान की बात सुन ली, इसके साथी के साथ सौदे वाली, वरना आज मैं अपने हाथों अपनी बहन को बेच देता। लेकिन अब तू और ये तेरा भाई जेल में बैठकर सौदा खेलना। निशा की सच्चाई सुनकर आशिका की आंखों में आंसू थे। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी भाभी ने उसका सौदा करने की सोची, लेकिन समय रहते केशव ने अपनी बहन को बचा ही लिया और निशा, राघव और छोटू को पुलिस के हवाले कर दिया। सुरुचि एक बहुत ही समझदार और टैलेंटेड लड़की थी, जिसने अपने हॉट फिगर और गुड लुक से कॉलेज के हर लड़के को अपना दीवाना बना रखा था। ऐसे ही एक दिन उसके कॉलेज में निशांत नाम का एक लड़का अपने दोस्त रवि के साथ कॉलेज के कॉरिडोर में खड़ा होकर बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ से सुरुचि जाती है। वो देखती है कि सारे लड़के उसी को देख रहे हैं सिवाय निशांत के, जिसके बाद वो उसके पास जाकर बोलती है, आखिर तुम हो कौन जिसने सुरुचि जैसी हॉट लड़की को देखकर उसे इग्नोर कर दिया? आपने मुझसे कुछ कहा? वैसे मैं आपको देखना इतना भी जरूरी नहीं समझता। ओ, सुरुचि से पहली बार किसी ने ऐसे बात करी है। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? जी नहीं। और लगता है कि कभी बनेगी भी नहीं, क्योंकि इतनी हॉट लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, लेकिन तुम तब भी अपनी किताबों में खोए हो। अरे गर्लफ्रेंड तो क्या, कोई लड़की तुम्हारी दोस्त भी नहीं बनेगी।
वैसे आपको मेरी बड़ी चिंता है, तो आप ही मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती? निशांत का ये अंदाज सुरुचि को बहुत पसंद आता है और वो मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही दोनों एक दूसरे से कॉलेज में बात करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर लेते हैं। बातें करते करते कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन दोनों निशांत के घर से कुछ दूरी पर सड़क के किनारे एक दूसरे को प्यार से आइसक्रीम खिला रहे होते हैं। तभी निशांत की नजर सामने से आ रही एक मोटी लड़की पर पड़ती है, जो कि उसकी खुद की बहन शालू थी। उसे देखकर वो मन में बोलता है, ये दी यहाँ कहाँ से आ गई? अगर इन्होंने मुझे यहाँ सुरुचि के साथ देख लिया तो मुझे कूटना शुरू कर देंगी, इसीलिए निशांत बेटा खिसक ले यहाँ से। जिसके बाद वो सुरुचि को कोई बहाना करके वहाँ से चला जाता है। तभी शालू को उसी के मोहल्ले के कुछ लड़के उसके मोटापे की वजह से छेड़ते हुए बोलते हैं, अरे शालू आंटी, इतना आलू ना खाया करो, नहीं तो एक दिन कद्दू बन जाओगी। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये इतना वजन लेकर चल कैसे लेती है। ये सब देखकर सुरुचि को गुस्सा आता है और वो उन लड़कों के पास जाकर उनसे बोलती है, अबे ओ, इसका मजाक बना रहा है? कभी अपने आप को देखा है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे हैंगर में कपड़े लटके हुए हो। एक फूंक मारूंगी ना तो उड़ते हुए नजर आओगे हवा में। इसका तो पता नहीं, लेकिन आपके हाथ से पिटने के लिए ना तुम अपनी जान भी दे दे। और वैसे भी मोटी को मोटी ना कहें तो क्या कमसिन कली कहें। तू पहले ना लड़कियों से बात करने की तमीज सीख करा, फिर कुछ कहने लायक बनियो, समझा? निकल अब यहाँ से। सुरुचि की बातें सुनकर वो लफंगे वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। जिसके बाद शालू सुरुचि से बोलती है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। मेंशन नॉट यार। और तुम भी क्या पागल लड़की हो? इन सब को सहने की जगह इससे लड़ना सीखो ना। जिसके बाद शालू वहाँ से अपने घर चली जाती है, जहाँ वो अपनी माँ संध्या और छोटे भाई निशांत के साथ रहती थी। शालू सुंदर होने के साथ ही बहुत मोटी थी, जिसकी वजह से उसका रिश्ता अब तक नहीं हो पाया था। लड़के वाले उसके मोटे होने के कारण उसे नापसंद करके चले जाते थे। शालू इन सब बातों को सोच सोच कर अक्सर टेंशन में रहती थी और टेंशन में होने की वजह से वो बहुत ज्यादा खाना खाया करती, जिसके कारण वो और भी मोटी होती जा रही थी। एक दिन निशांत अपनी माँ संध्या से बोलता है, माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पर बेटा, बड़ी बहन के होते हुए मैं तेरी शादी कैसे कर सकती हूँ? माँ, शालू दी के मोटापे के कारण उनकी शादी तो होने से रही, तो उनके चक्कर में मैं क्यों कुंवारा मरूं? निशांत की ये बात सुनकर संध्या को भी लगता है कि आखिर शालू के चलते वो निशांत की शादी के लिए कब तक रुकेगी। इसीलिए वो कुछ दिन बाद सुरुचि के घर वालों से मिलकर निशांत और सुरुचि की शादी करवा देती है। शादी में शालू को पता चलता है कि सुरुचि तो वही लड़की है जिसने उसकी हेल्प की थी। सुरुचि ससुराल में आने के बाद सारे घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। एक दिन सब बैठकर नाश्ता करते हैं। तभी शालू को खाने में आलू पूरी खाता देखकर उसकी माँ बोलती है, शालू तू कब सुधरेगी? तुझे कितनी बार बोला है कि कुछ हल्का फुल्का खा लिया कर, लेकिन तू तो मानती ही नहीं। तुझे हमेशा मसालेदार और तेल वाली चीजें ही खानी होती है। माँ, मेरा ये सब हल्का फुल्का और घास फूस खाने से पेट नहीं भरता, आप तो जानती ही हो ना। अरे अब बस भी कर, अगर ऐसे ही खाती रहेगी ना तो किसी दिन फट जाना है तुझे। माँ जी सही कह रही हैं दीदी, आप अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान दीजिए ना। सुरुचि की बातें सुनकर शालू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में खाने की टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। रोज की ऐसी बातों से और इतनी टेंशन में वो और ज्यादा ओवर ईटिंग करने लगती है। अब वो मोटी के साथ साथ आलसी भी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन शालू के रिश्ते के लिए एक टकला सा लड़का अपनी माँ के साथ आता है। शालू वहीं सोफे पर बैठी थी और सुरुचि चाय नाश्ता लेकर आती है।
तो लड़के की माँ रीता सुरुचि को ही शालू समझकर बोलती है। बहन जी, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब तो आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और तभी संध्या शालू को रीता के पैर छूने को बोलती है। जैसे ही शालू उसके पैर छूने के लिए झुकती है, रीता एकदम से अपने पैर पीछे खींचती हुई बोलती है, बेटा, पहले मेरी होने वाली बहू को तो आशीर्वाद दे दूं, फिर तू भी मेरे पैर छू लियो। पर मैं ही तो आपकी होने वाली बहू हूँ। ना ना, तुझ जैसी मोटी भैंस को कौन अपनी बहू बनाएगा? मैंने तो इस पतली वाली को अपने बेटे के लिए पसंद किया है। ये सुनकर शालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। उसे ऐसे रोता देखकर सुरुचि बोलती है, जी देखिए, मैं इस घर की बहू हूँ और आप लोग शालू को यहाँ देखने आए हैं, तो फिर उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप। पहले पता होता कि लड़की इतनी ज्यादा मोटी है तो हम कभी रिश्ता लेकर ही नहीं आते। कहाँ इसकी कमसीन भाभी और कहाँ ये भैंस जैसी ननद। अच्छा जी, आपको हमारी लड़की का मोटापा दिख रहा है, लेकिन अपने लड़के का टकलापन नहीं दिख रहा। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपको हमारी दीदी पसंद नहीं है ना, तो हमें भी आपका ये टकला लड़का पसंद नहीं है। ये सुनकर लड़के वाले उल्टे पांव वहाँ से खिसक लेते हैं, जिसके बाद शालू बोलती है, भाभी बस करो महान बनना, और माँ आप भी मेरे लिए रिश्ते लाना बंद कर दीजिए। ऐसे बार बार सबके सामने मेरी इंसल्ट करके आप लोगों को मिल क्या जाता है? आपको पता भी है इन सब बातों से मुझे कितनी टेंशन हो जाती है, पर उससे आप लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। शालू की ये बात सुनकर सुरुचि समझ जाती है कि उसकी टेंशन ही उसके मोटापे का कारण है, जिसके बाद वो पूरे परिवार के साथ मिलकर पूरी कोशिश करती है कि उसे किसी बात की टेंशन ना होने दे। जिसके कुछ समय बाद शालू ज्यादा टेंशन लेना और ओवर ईटिंग बंद करती है। ऐसे ही एक दिन सुरुचि शालू को बोलती है, दीदी, वैसे एक बात कहूँ, आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं, तो मेरे साथ थोड़ा योगा किया करो ना। इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा एकदम, और हाँ, आपकी सेहत पर भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा इसका। शालू सुरुचि की बात मानकर रोज सुबह उसके साथ योगा और मेडिटेशन किया करती, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका मानसिक तनाव कम होने लगता है और साथ ही साथ उसके वजन में भी अंतर आता है, और ऐसे ही वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बिल्कुल हेल्थी हो जाती है। जिसके बाद संध्या बोलती है, अरे वाह बहू, तूने तो मेरी बेटी की काया ही पलट दी। माँ जी, मैंने तो बस दीदी को टेंशन से दूर रखा है, बाकी सब तो इनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। देखा कैसे इन्होंने अपनी मेहनत से अपना मोटापा छूमंतर कर दिया। सुरुचि के इतना कहने पर शालू उसे प्यार से अपने गले लगा लेती है, और ऐसे ही दोनों ननद भाभी पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। हेलो, कहाँ हो यार? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आ रहा हूँ यार। लोगों की तो गर्लफ्रेंड वेट करवाती है, मगर यहाँ तो सीन उल्टा है। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ही वेट करवा रहा है। आ रहा हूँ बाबा, फोन रखोगी तब तो बाइक स्पीड से लेकर आऊँगा। अरे नहीं, आराम से आओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। चिंता भी करती हो और डांटती भी हो। तो क्या करूँ, तुम्हारी हरकतें भी तो ऐसी ही हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ मयंक आता है। दोनों एक पार्क में जाते हैं और एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी मयंक बोलता है, तो बताइए मोहतरमा, आखिर क्या बात है जो आपने अचानक मुझे ऐसे बुलाया? यार तुम्हें तो पता है कि बचपन में ही मेरे माँ पापा चल बसे थे, और मेरी दीदी के अलावा कोई नहीं है। उन्होंने अपनी खुशियों को बाद में रखा और मेरी खुशियों को ऊपर। हाँ पागल, जानता हूँ ये सब तो। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तक मेरी बहन हमारे प्यार को और इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या तुम पागल हो? मैं जानती थी तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। शाम को दीदी ने तुम्हें बुलाया है, अब उनसे क्या और कैसे बात करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। आज तो लग रहा है गया मैं। शाम को मयंक अच्छे से तैयार होकर कियारा के घर जाता है, जहाँ कियारा की दीदी सुष्मिता मयंक और कियारा के लिए शाम की चाय और नाश्ता बनाती है और उनके लिए लेकर आती है। तभी मयंक बोलता है, अरे दीदी, इन सब की क्या जरूरत थी? किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं, ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। वैसे दीदी आप कैसे हो? ठीक हूँ,
तुम बताओ। मैं तो एकदम मस्त हूँ दीदी। अरे आराम आराम से बोलो, वैसे करते क्या हो? दीदी मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है, अब सब है मेरे पास। हाँ हाँ, होगा तुम्हारे पास सब कुछ, लेकिन तुम्हारे बाप दादा की कमाई का, तुम्हारी कमाई का तो कुछ नहीं है ना। वैसे उम्र कितनी है तुम्हारी? 25 साल। 25 साल की उम्र हो गई तुम्हारी, लेकिन अभी तक तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे तुम ये कह सको कि ये मैंने अपनी मेहनत से लिया है? मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर जरूरत पड़ गई तो? अगर तुम मेरी बहन से सच में प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, तो 2 महीने के अंदर 2 लाख रुपए अपनी मेहनत पर कमा के दिखाओ। दीदी आप ये क्या बोल रही हैं? तो चुपचाप बैठी रह। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे सब पता है। मयंक, तुम अब जा सकते हो। कुछ देर बाद मयंक वहाँ से चला जाता है और तभी कियारा गुस्से से अपनी बहन को बोलती है, दीदी ये सब क्या है? आप मयंक के साथ इस तरह से पेश क्यों आ रही थी? अगर तुझे मेरा उससे ऐसे पेश आना अच्छा नहीं लगा तो मिलवाने का मतलब ही क्या था? जो तुझे सही लगे वो कर ले फिर। आप गलत समझ रही हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। बेटा, प्यार करना बड़ा आसान है, लेकिन मुझे ये देखना है कि वो प्यार निभाने के लिए क्या क्या कर सकता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मयंक यहाँ वहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू दिया करता था, मगर हर जगह से उसे निराशा ही मिलती थी। ऐसे ही एक दिन वो परेशान होकर अपने दोस्त सूरज को फोन करता है और उससे बोलता है, यार सूरज, कोई जॉब है तो बता यार। अबे साले, तू तो सेठ का बेटा है, तुझे क्या जरूरत पड़ेगी जॉब की? यार क्या बताऊं, मेरी गर्लफ्रेंड की बहन है ना, उसने नाक में दम कर रखा है। क्या हुआ बता। यार 2 महीने में 2 लाख रुपए कमा कर दिखाऊंगा, तब जाके उसकी बहन शादी के लिए मानेगी। अबे यार, हर लव स्टोरी में कोई ना कोई विलन तो होता ही है। हाँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों दोस्त कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और मयंक कुछ समय के लिए एक कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है, जगह जगह सामान पहुंचाता है। ऐसे ही एक दिन वो डिलीवरी का सामान देकर आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक बैनर लगा दिखता है जिस पर लिखा होता है, आजमाओ अपना मुकद्दर, बन जाओ मौत के सिकंदर और ले जाओ 2 लाख का खूबसूरत इनाम। ये देखकर मयंक वहाँ जाता है और वहाँ जाके एक आदमी से पूछता है, अरे भाई, इसका मतलब क्या है? अरे भाई, यहाँ हर साल बाइक स्टंट होता है जहाँ लोग मौत की बाजी लगाते हैं और जीत कर 2 लाख रुपए ले जाते हैं। मुझे भी करना है। तो तुम एक काम करो, जाकर उस काउंटर पर अपना नाम लिखवा दो। ठीक है, वैसे कब होगा ये स्टंट? यही कुछ 1 हफ्ते का टाइम है। मयंक काउंटर पर जाकर अपना नाम लिखवा देता है और शाम को घर आते समय वो कियारा को फोन करता है और उसे बोलता है, कियारा, यार तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। यार वो मैंने हर जगह जॉब की तलाश करी, मगर कहीं भी ऐसा कोई जुगाड़ नहीं बना और अब मेरे पास एक ही रास्ता है जिसमें अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए पालूंगा, और अगर हार गया तो शायद ही हम एक होंगे, क्योंकि मैं खुद ही मान लूंगा कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। ये सब मत बोलो और ये बताओ कि करने क्या वाले हो तुम? यार वो एक बाइक स्टंट होने वाला है और अगर मैं जीत जाता हूँ तो मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे। पागल हो क्या? इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। मैं तुम्हें ऐसे पैसे कमाने नहीं दूंगी, समझे तुम? मगर मेरी बात तो सुनो। कियारा गुस्से से कॉल कट कर देती है। ऐसे ही 1 हफ्ते बाद मयंक कियारा के मना करने के बावजूद भी उस कंपटीशन में जाता है और बाइक स्टंट करता है। वहाँ पर एक से बढ़कर एक बाइक स्टंटमैन थे और जब मयंक की बारी आती है तो स्टंट करते करते उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसको पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। कुछ देर बाद में कियारा और उसकी बहन सुष्मिता भी वहां पहुंचते हैं। कियारा अपनी बहन से नाराज होते हुए बोलती है, कर ली ना आपने अपनी मन की, मिल गई ना आपके दिल को तसल्ली। हर चीज को पैसे से तोलती है ना आप। आज आपकी वजह से मेरा मयंक इस हाल में है। बेटा, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे और मयंक के प्यार की दुश्मन हूँ? अरे नहीं पगली, मैं ये चाहती थी कि मैं तेरा हाथ किसी गलत लड़के के हाथ में ना दूं। मयंक को तू जानती है, मैं नहीं। तेरी बड़ी बहन होने के नाते उसे परखने का फर्ज बनता था मेरा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है।
थोड़ी देर बाद में मयंक को होश आता है और सुष्मिता कियारा दोनों उससे मिलती हैं। तब मयंक बोलता है, दीदी मुझे माफ करना, मैं 2 लाख रुपए नहीं कमा पाया। मैं कियारा के लायक नहीं हूँ। आप इसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करवा देना। हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता भी है वो 2 लाख रुपए कमाना सिर्फ तुम्हारा एक टेस्ट था जिसमें तुम पास हो चुके हो। और हाँ, मुझे यकीन हो गया है कि मेरी कियारा को तुमसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। दीदी आप सही कह रही हो। मैं कियारा को अपनी मेहनत के दम पर हर वो खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे इस तरह से बात की। कोई नहीं बच्चों। सुष्मिता को ये अच्छे से पता चल जाता है कि मयंक से अच्छा लड़का उसे कियारा के लिए नहीं मिल सकता, जिसके कुछ समय बाद में मयंक की भी एक अच्छी सी नौकरी लग जाती है। कुछ महीने और बीतते हैं, जिसके बाद सुष्मिता मयंक और कियारा की शादी करवा देती है और वो दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।